प्रिय मित्रों, आज हम नील चक्र ओडिशा की ओर से जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं वह आज का सबसे बड़ा सामयिक विषय भी है और देश भर में उस पर चर्चा भी हो रही है। नेपाल और भारत के संबंधों पर चीन की गिद्ध दृष्टि, ये हमारे आज का चर्चा का विषय है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले दो तीन बातें हमें स्पष्ट करनी होंगी। आज का जो नेपाल है, इसका वर्तमान स्वरूप लगभग आज से 250 साल पहले या 250 साल पहले आया था और शाह वंश के राजाओं ने नेपाल का जो आज का क्षेत्र है, इसमें विभिन्न गणतांत्रिक जनपदों को विजय करके आज के नेपाल का स्वरूप स्थापित किया था। दूसरा, चर्चा में आमतौर पर चर्चा होती है कि नेपाल की जो सीमा है वो भारत के साथ लगती है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि चीन के साथ भी भारत की सीमा लगती है। इसीलिए हम लिपुलेख, जिसको लेकर अभी ज़्यादा विवाद चर्चा में है, लिपुलेख के बारे में बार बार जो मीडिया में आ रहा है कि वो 3 देशों का है, एक प्रकार से हिंदुस्तान का, नेपाल का और चीन का। दरअसल वो चीन का जंक्शन नहीं है, वो हिंदुस्तान, तिब्बत और नेपाल का जंक्शन है। ये जो चीन की सीमा की बात बीच में चर्चा में आती है, उसका कारण केवल एक ही है कि तिब्बत पर 59 में चीन ने कब्जा कर लिया था। इसलिए ज़्यादा जो पत्रकार हैं और इतिहास लिखने वाले भी या सामान्य जन भी है, वो चर्चा में इसको चीन की सीमा कह देते हैं, जबकि भारत की सीमा तिब्बत के साथ लगती है। और ये जो लिपुलेख जगह है, ये इन 3 देशों का जंक्शन कहा जा सकता है, एक तिब्बत, एक नेपाल और एक हिंदुस्तान। नेपाल और हिंदुस्तान का जो अभी विवाद चला है, इस विवाद को लेकर 2-3 चीज़ें धरातल पर जानना बड़ा ज़रूरी है। यह विवाद नेपाल और भारत के लोगों का नहीं है। नेपाल में कहीं भी इस बात को लेकर ना तनाव है, ना कोई चर्चा है। यह विवाद जो खड़ा किया गया है, ये नेपाल की वर्तमान सरकार द्वारा खड़ा किया गया है। मैं ये इसलिए बात बार बार स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम 2 देशों के संबंधों की चर्चा करते हैं तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो सरकार कहती है वहाँ की, क्या वहाँ की जनता भी वही कहती है? यदि सरकार और जनता एक साथ बोले फिर तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की सरकार और वहाँ की जनता, उसके साथ विवाद है। लेकिन वर्तमान विवाद में नेपाल की जनता इस विवाद से बिल्कुल अछूती है। वह भारत को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं मानती। वर्तमान जो सरकार है, उसने इस विवाद की शुरुआत की है। विवाद क्या है, मैं थोड़ा बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा। उत्तराखंड जो हिंदुस्तान का प्रदेश है, उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। बड़े लंबा अरसा हो गया कैलाश मानसरोवर की यात्रा चलते हुए। वो रास्ता बहुत बीहड़ है और उस रास्ते में अंतिम जो दर्रा है, जहाँ से क्रॉस करके तिब्बत का क्षेत्र शुरू होता है और वहाँ कैलाश मानसरोवर को लोग जाते हैं, यात्री जाते हैं। वो जो लिपुलेख अंतिम दर्रा है, उस दर्रे तक भारत ने पिछले दिनों एक सड़क का निर्माण किया है जो लगभग 80 किलोमीटर सड़क है। अब वो सड़क लिपुलेख दर्रे तक जाती है, इससे यात्रियों को सुविधा होगी। लेकिन तिब्बत नेपाल सरकार ने यह ऑब्जेक्शन किया है कि ये जो लिपुलेख दर्रा है, ये भारत की सीमा में नहीं है, ये नेपाल की सीमा में है। प्रिय मित्रों, नेपाल की सरकार ने इस विषय को लेकर जो विवाद खड़ा किया है, मैंने जैसे शुरू में कहा कि इस विवाद से नेपाल की जनता का कुछ लेना देना नहीं है। ये विवाद वहाँ की सरकार ने खड़ा किया है। अब सरकार के बारे में इस वक्त जो नेपाल की सरकार है, उसकी चर्चा करने से पहले थोड़ा हमें नेपाल के इतिहास में जाना होगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि वर्तमान नेपाल का जो स्वरूप है, वो लगभग 250 साल पहले बढ़ना शुरू हुआ था और बहुत लंबे अरसे तक वहाँ राजशाही रही, चाहे वो राणाओं की थी, चाहे शाह वंश की थी। और अंतिम दिनों में 1950 के लगभग भारत सरकार की सहायता से ही उस राजशाही का, या एक प्रकार से कहना चाहिए जो राणाओं का निरंकुश शासन था, उसकी समाप्ति भारत सरकार की सहायता से ही हुई। और वहाँ त्रिभुवन जो नरेश थे उस वक्त, उनको सत्तासीन किया गया।
त्रिभुवन नेपाल में बहुत लोकप्रिय थे। लेकिन प्रिय मित्रों, त्रिभुवन के बाद राजा महेंद्र और उसके बाद जो ज्ञानेंद्र आए, उनका बहुत ज़्यादा जनता पर उस प्रकार का ना तो प्रभाव था और ना ही उस प्रकार के उनके वैल्यूज़ थे। और राजशाही जो निरंकुश हुई वो ज्ञानेंद्र के समय तक होते होते निरंकुश हो गई। लेकिन राजशाही के अंत में नेपाल के लोगों ने जो बहुत मौलिक लड़ाई लड़ी वो नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी। जिस एक प्रकार से कहना चाहिए कि भारत और नेपाल के लोगों ने मिलकर वो लड़ाई लड़ी। हिंदी के बहुत बड़े उपन्यासकार फनीश्वरनाथ रेणु हुए हैं। फनीश्वरनाथ रेणु उस लड़ाई में, वो लड़ाई सशस्त्र लड़ाई ही थी एक प्रकार की, फनीश्वरनाथ रेणु ने उस लड़ाई में स्वयं भाग लिया था। और वो कहना चाहिए कि भारत और नेपाल की जनता की संयुक्त लड़ाई थी, जिसमें नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने की प्रयास किया गया और नेपाली कांग्रेस जिसने इसमें हिस्सा लिया था उसका वहाँ शासन भी आया। लेकिन ये मैं बहुत पुरानी बातें दोहराने का जहाँ समय नहीं है, मैंने मोटे तौर पर ये बात इसलिए कही है कि नेपाल में जो भी हुआ है, लोकतंत्र की स्थापना, राणाशाही के निरंकुश शासन के खिलाफ संघर्ष, वो भारतीयों ने और नेपाल के लोगों ने मिलकर किया है। दूसरा, नेपाल के बारे में एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, नेपाल की और भारत की संस्कृति एक है, दोनों में कहीं भी सांस्कृतिक अंतर नहीं है और दोनों ही जम्बू द्वीप के हिस्से माने जाते हैं। आपके ध्यान में होगा, हिंदुस्तान के नेपाल के किसी कोने में भी पूजा होती है तो जम्बू द्वीप का नाम आता है। ये नेपाल भी जम्बू द्वीप का हिस्सा है और कैलाश मानसरोवर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी यात्रा की चर्चा कर रहे हैं, वो कैलाश मानसरोवर भी जम्बू द्वीप का हिस्सा है और भारत भी जम्बू द्वीप का हिस्सा है। इसलिए सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों देशों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन चीन ने तिब्बत पर जब कब्जा कर लिया तो चीन तिब्बत के बाद नेपाल पर आंख गड़ाकर बैठ गया। इसलिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो चीन नेपाल पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन चीन को लगता था नेपाल और भारत के जो संबंध हैं वो एक प्रकार से, जिसको हम कहते हैं भाई भाई के संबंध हैं, उन संबंधों में किसी ढंग से खटास डाली जाए तो शायद चीन का जो हित है वो पूरा हो सके। उस दृष्टि से प्रिय मित्रों, हिंदुस्तान में भी और नेपाल में भी ये जो माओवादी आंदोलन शुरू हुआ 20वीं शताब्दी के, जो शताब्दी बीत गई है उसके अंतिम दशकों में माओवाद के नाम पर एक सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ, जिसको माओवादियों ने, जिसको आज हिंदुस्तान में अर्बन नक्सल भी कह सकते हैं, और जो सचमुच करने वाले सशस्त्र संघर्ष करने वाले लोग थे, इन सभी ने मिलकर जिस प्रकार चीन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना माओ ने की थी, इसी प्रकार नेपाल के कुछ साम्यवादियों ने, जो माओ से भी प्रेरित थे, कार्ल मार्क्स से भी प्रेरित थे, उन्होंने नेपाल में एक छोटा सा गुट खड़ा किया जिसने ताकत सशस्त्र बल के आधार पर, जिन्होंने हथियारों के आधार पर नेपाल की सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया। लेकिन ये केवल नेपाल तक सीमित नहीं था। हमारे ध्यान में है कि हिंदुस्तान में भी जिस वक्त नेपाल में ये माओवादी लिबरेशन, सो कॉल्ड पीपल्स लिबरेशन आर्मी का निर्माण करके नेपाल में सत्ता को हटाने का प्रयास कर रहे थे, उसी के साथ साथ वो हिंदुस्तान में भी ऐसा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो हम रेड जोन की बात करते हैं, दंडकारण्य में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो बहुत सा जिले जो हैं वो नक्सलवादियों के, जो माओवादियों के कंट्रोल में हैं, ऐसा हम कहते हैं। ये एक प्रकार से चेन थी जो नेपाल से शुरू होकर हिंदुस्तान के बहुत से हिस्से को, जिस प्रकार सशस्त्र बलों के आधार पर लोगों को बंधक बनाकर उन्होंने कब्जा किया, इस पूरे संघर्ष को चीन की सरकार मदद देती थी। क्योंकि चाहे चीन का अब माओवाद में उस प्रकार का विश्वास नहीं बचा, लेकिन चीन इन लोगों को, जिसको हम हिंदुस्तान में अर्बन नक्सल और सचमुच संघर्ष करने वाले, बंदूक उठाकर जंगलों में रहकर लोगों को बंधक बनाने वाले लोग, और इसी प्रकार नेपाल में अर्बन नक्सल, और जो जिसको हम कह सकते हैं कि वो इस सारे मूवमेंट के वैचारिक प्रतिष्ठान का निर्माण कर रहे थे और सचमुच बंदूक लेकर लोगों को बंधक बनाने वाले लोग, उनका सत्ता पर, नेपाल की सत्ता पर, हिंदुस्तान की सत्ता पर तो कब्जा नहीं हो सका। और हिंदुस्तान में तो लोगों ने उनको डिस्कार्ड किया और प्रशासन ने सख्ती से लोगों को अपने साथ लेकर उनकी जो एक प्रकार से हिंसा थी उसको नियंत्रित किया। लेकिन नेपाल में दुर्भाग्य से, नेपाल में इस प्रकार का जो समूह था, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नाम से जाना जाता था, उस समूह ने
नेपाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया और आज नेपाल में जो सत्ताधारी हैं वो इसी प्रकार के लेफ्टिस्ट ग्रुप का एक समूह है और उस समूह में भी बहुत सी दरारें हैं। ऐसा नहीं वो समूह होमोजीनियस है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा और वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं विद्या भंडारी और जो पूरा ग्रुप वहाँ शासन कर रहा है, उस ग्रुप के अंदर जिसको हम फारसी में कह सकते हैं कि मोहल्ला दर मोहल्ला, मोहल्ले के अंदर मोहल्ला, इस प्रकार से कई साम्यवादी समूह हैं जिन्होंने मिलकर वहाँ सरकार बनाई हुई है और वहाँ से एक प्रकार से कहना चाहिए प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का हरण किया है। प्रिय मित्रों, उन मार्क्सवादी, माओवादी या साम्यवादी समूह जो नेपाल की सत्ता पर कब्जा करके बैठे हैं, उनमें से कुछ समूह जो हैं, खास करके वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम भी लिया जा सकता है, कुछ और लोगों को भी चिन्हित किया जा सकता है, वो बिल्कुल चीन के साथ एक स्वर में बैठकर ऐसे विवाद खड़ा करना चाहते हैं जिससे नेपाल के लोगों का और भारत के लोगों का जो सामंजस्य है वो कहीं ना कहीं उसमें दरारें पड़ जाएं। तो प्रैक्टिकली लिपू लेक तक जो हिंदुस्तान ने सड़क बनाई है, जो तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा की भी है, और ख़ास करके देखिए एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ सिंपल लिपू लेक। ये पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ वेस्ट का भी जो उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है, जिनकी सीमा तिब्बत से लगती है, पिछले कुछ अरसे से भारत सरकार चीन की हरकतों को देखते हुए, क्योंकि देखिए भारत सरकार चीन के साथ दोस्ती करना चाहती है, लेकिन भारत सरकार चीन के साथ दोस्ती का अर्थ ये नहीं है कि चीन को अपीज करने के लिए भारत अपने जो क्षेत्र है वो चीन को दे दे। इसलिए भारत सरकार की पिछले कुछ सालों से नीति बदली है और भारत सरकार ने पूरे सीमांत पर, जैसा मैंने पहले भी कहा था, पूरे सीमांत पर सड़कों का और रेल का जाल बिछाने का प्रयास किया है और उसमें कुछ न कुछ सीमा तक सफलता मिली है। इस बात को समझते हुए एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, चीन ये पहले ही कर चुका है। तिब्बत की जो सीमा हिंदुस्तान के साथ लगती है, चीन उसमें पहले ही सड़कों का जाल बिछा चुका है और चीन ने तो लहासा तक, चीन से लेकर लहासा तक रेलवे लाइन बिछा दी है और अब उस रेलवे लाइन को नेपाल की सीमा तक लाने की कोशिश कर रहा है और उसको भारत की सीमा तक लाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए चाइना की जो सैनिक गतिविधियां हैं जो भारत की सीमा पर इतने लंबे अरसे से हो रही हैं, अब भारत सरकार ने चीन की उस सैनिक गतिविधियों का उत्तर देने का एक प्रकार से उपक्रम शुरू किया है और उसमें बहुत सीमा तक सफलता भी मिली है। अब चीन उससे बौखलाया हुआ है। लिपू लेक तक जो सड़क जाती है, ये तो उस प्रकार के जो भारत सरकार के प्रयास हैं उत्तरी सीमा को सशक्त करने के और वहाँ ट्रांसपोर्ट और सड़कों का और रेलवे का के आवागमन हो सके, वहाँ तक जा सकें, उसके जो प्रयास हैं, चीन उससे बौखलाया हुआ है। लेकिन चीन इसके लिए तिब्बत को, मैं फिर कहूँगा तिब्बत को नहीं, तिब्बत की सरकार के एक समूह को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से तिब्बत की सरकार का वो जो समूह है वो मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसमें आश्चर्य करने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के भीतर भी इन्हीं माओवादियों को, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो झारखंड में माओवादी लड़ रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश में माओवादी लड़ रहे हैं और जो नेपाल में केपी शर्मा और विद्या भंडारी के नेतृत्व में माओवादी सत्ता पर कब्जा करके बैठे हैं, ये वैचारिक दृष्टि से एक ही चेन है। इस चेन को हम अलग अलग नहीं मान सकते, वैचारिक दृष्टि से भी एक है और ये चेन हिंदुस्तान के भीतर भी, नेपाल के भीतर भी चीन के हितों का रक्षण करने के लिए कार्य कर रही है। तो लिपू लेख में जब सड़क बनी तो चाइना ने उसका विरोध करने के लिए चीन की सरकार की इस एक लॉबी को, एक छोटी सी लॉबी को ढाल के तौर पर या मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। प्रिय मित्रों, ये जो चीन कर रहा है उसका उत्तर सीमा पर किस प्रकार देना है, किस प्रकार नहीं देना, ये तो सेना बेहतर जानती है, सरकार बेहतर जानती है। लेकिन जहाँ तक आम जनता का प्रश्न है, नेपाल और भारत की जनता के बीच में मैं समझता हूँ इतना सामंजस्य है। मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में केवल एक देश है जिसके नागरिक हिंदुस्तान की सेना में शामिल हो सकते हैं, वो नेपाल देश ही है। यदि एक देश के नागरिक दूसरे देश की सेना तक में शामिल हो सकते हैं तो दोनों देशों में सांस्कृतिक संबंध कितने मजबूत हैं, कितने स्ट्रांग हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। हिंदुस्तान, देखिए नेपाली भाषा जो है
वो हिंदुस्तान के भी बहुत से नागरिकों की मातृभाषा है और नेपाल में भी बहुत से लोगों की मातृभाषा है। इसलिए दोनों देशों की भाषा साझी है। नेपाली भाषा जहाँ के लोगों की, हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे हिमाचल प्रदेश के वासी हैं जिनकी मातृभाषा नेपाली है। सिक्किम में बहुत से ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिनकी मातृभाषा नेपाली है। अरुणाचल प्रदेश में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, असम में बहुत से ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिनकी मातृभाषा नेपाली है। तो नेपाल के लोगों की मातृभाषा नेपाली है, हिंदुस्तान के नागरिकों, बहुत से नागरिकों की मातृभाषा नेपाली है। दोनों देशों की एक भाषा हमें जोड़ती है, दोनों देशों की आस्थाएं जोड़ती हैं। अभी भी नेपाल की ओर से उड़ीसा में जो जगन्नाथ का मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो पूरे उड़ीसा का, क्या पूरे हिंदुस्तान का प्रतीक है, उस उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ मंदिर को नेपाल की ओर से राशि भेजी जाती है। वो एक प्रकार से उनका भगवान जगन्नाथ के चरणों में राशि समर्पित करके उनका आशीर्वाद लेने का उपक्रम है। इसी प्रकार केरल के जो नबूद्रीपाद है, नबूद्रीपाद ही काठमांडू में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, नबूद्रीपाद ही वहाँ का पुजारी बन सकता है। प्रिय मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये बॉन्ड आर सो स्ट्रांग। नेपाल और भारत केवल मित्र नहीं है, नेपाल और भारत भाई भाई हैं। तो हम एक ही संस्कृति से अनुप्राणित हैं। तो इसलिए ये जो नया विवाद शुरू हुआ, मैंने इसलिए इसको चीन की गिद्ध दृष्टि कहा है। चीन भारत और नेपाल के इस गहन संबंधों पर गिद्ध दृष्टि से लगाकर बैठा है ताकि इन संबंधों को किसी ढंग से स्पॉइल किया जा सके। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूँ भारत के नागरिक भी और नेपाल के नागरिक भी इतने जागरूक हैं। अभी खबर आई थी कि कुछ ये जो माओवादी टोला और अरबन नक्सल जो नेपाल में हैं, जिनकी शय पर ये सारा मामला गड़बड़ाया है, उनके कुछ लोग लिपू लेक में प्रदर्शन करने के लिए आए थे कि भारत ने यहाँ सड़क क्यों बनाई। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब वहाँ के नागरिकों ने, जो नेपाली नागरिक हैं, जो नेपाल की सीमा के नागरिक हैं, उन्होंने उनका भयंकर विरोध किया और उनको वहाँ से भगाया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारी कोई आपस में झगड़ा नहीं है, आप इस झगड़े को बढ़ा रहे हो। तो ये जो काल्पनिक झगड़ा है, चीन इस काम में एक्सपर्ट है। चीन इस प्रकार के भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, उनका भारत से झगड़ा हो, भारत का म्यांमार से झगड़ा हो, भारत का श्रीलंका से झगड़ा हो, भारत का नेपाल से झगड़ा हो, चीन इसके लिए बहुत धनराशि खर्च कर रहा है। भारत का मालदीव से झगड़ा हो, इन देशों से जो आसपास के हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारे संबंध कैसे खराब हों, चीन उसके लिए लंबे अरसे से प्रयास करता आ रहा है। लेकिन एक बात जिसके मैं चर्चा करना चाहूँगा प्रिय मित्रों, दुर्भाग्य से ये जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल है, चाहे श्रीलंका है, चाहे थाईलैंड है, चाहे म्यांमार है, चाहे जितने जो हिंद चीन के नाम से लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, जितने देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है, ये सारे देश और इनकी जो संस्कृति है और भारत की संस्कृति एक है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक की जितनी भी भारत में सरकारें हुई हैं, उन्होंने इन पड़ोसी देशों में संस्कृति के आधार पर संबंधों को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। रादर जब कोई इन देशों में संस्कृति को आधार बनाकर दोनों देशों में संबंध बढ़ाने की बात करता था तो उसको सांप्रदायिकता कहा गया। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूँ किसी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की थी कि इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हु रिजेक्टेड हर कल्चर, हु रिजेक्टेड हर संस्कृति ऑफिशियली। आज तक की भारत में जितनी सरकारें हुई, उन्होंने पड़ोसी देशों से संबंधों को मजबूत करने के लिए संस्कृति को कभी आधार नहीं बनाया। और मैं समझता हूँ संस्कृति का जो संबंध होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं, आर्थिक संबंध जो होते हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं, वो टूटते रहते बनते रहते हैं, राजनीतिक संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, नेपाल में जो सरकार है वो एक प्रकार से राजनीतिक सरकार जो है वो हटेगी, कोई और सरकार आएगी, सरकारें आती जाती रहती हैं। लेकिन सरकार जो करती है, यदि सरकार पर, जैसे नेपाल में वर्तमान में हुआ है, सरकार पर कुछ इस प्रकार के तत्वों का कब्जा हो जाए तो कृत्रिम रूप से लगता है कि दोनों देशों के संबंध खराब हो रहे हैं। लेकिन
दरअसल धरातल के आधार पर भारतीयों के और नेपालियों के संबंध उसी प्रकार के शाश्वत संबंध हैं, दोनों की आस्थाएं एक हैं। चीन, मुझे लगता है चीन इसमें बहुत बड़ी सीमा तक सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि चीन के और नेपाल के लोगों के आपस में संबंध भी उतने अच्छे नहीं हैं जितने जे काठमांडू में सरकार पर कब्जा जमाए हुए माओवादी समूह जो हैं वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चीन के और नेपाल के संबंध बड़े अच्छे हैं। प्रिय मित्रों, चीन और नेपाल के संबंध उस प्रकार के, चीनी लोगों के, मैं कहता हूँ चीनी लोगों के और नेपाल के लोगों के संबंध उस प्रकार गहरे नहीं हैं जिस प्रकार का चीन एक प्रकार से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ जो लॉबी इस वक्त काठमांडू में सरकार बनाकर बैठी है वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस पूरे विवाद में, जिसको हमने नेपाल भारत का विवाद कहा है, मैं समझता हूँ ये नॉमेनक्लेचर भी शायद ठीक नहीं है। ये भारत नेपाल का विवाद नहीं है, ये नेपाल के माओवादियों का हिंदुस्तान के लोगों के साथ विवाद है। और इसमें हिंदुस्तान के माओवादी और वो भी उसी प्रकार से हिस्सा ले रहे हैं। मैं समझता हूँ नेपाल के माओवादी और हिंदुस्तान के माओवादी इसमें एक स्वर से बात करते, इसलिए जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सही वक्त पर अपने भीतर के जयचंदों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जयचंद दोनों देशों के संबंधों को ख़राब करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस जो हिंदुस्तान के जो भारत में माओ लेफ्टिस्ट लॉबी अरबन नक्सल के ये सक्रिय हैं, उनमें से किसी एक ने भी इस बात पर प्रश्न नहीं उठाया कि नेपाल के जो माओवादी हैं, जब माओवादी सरकार है, वो लिपुलेख पर अपना दावा कैसे ठोक रही है, वो संबंधों को खराब करने का प्रयास क्यों कर रही है। लेफ्टिस्ट लॉबी की ये चुप्पी जो है वो आश्चर्यचकित करती है और प्रैक्टिकली 1962 की याद दिलाती है। प्रिय मित्रों, चीन ये जो कर रहा है संबंधों को बिगाड़ने के लिए, इसमें भारत के आम नागरिकों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीन की ओर से फेंका हुआ एक जाल है। चीन की इच्छा है कि भारतीय नागरिक इस जाल में फंसें और तिब्बत के बारे में, नेपाल के बारे में और नेपाल के नागरिकों के बारे में, नेपाल को एक देश की एंटिटी मानकर नेपाल देश के बारे में कुछ गलत बोलना शुरू करें, ताकि दोनों देशों में विवाद बढ़े। लेकिन मैं समझता हूँ दोनों देशों के नागरिक इतने प्रबुद्ध हैं कि वो इस जाल में नहीं फंसेंगे, और चीन ने और नेपाल के माओवादियों ने मिलकर ये जो जाल फेंका है, इस जाल को काटना ही दोनों देशों के प्रबुद्ध नागरिकों का कर्तव्य है। और मुझे पूरा विश्वास है कि चीन जैसे एक्सपोज हो रहा है, चीन जैसे अपने असली रूप में आ रहा है, हड़बड़ाहट में चीन जैसे अपना असली अंतरंग प्रकट कर रहा है, तो ये जाल जो चीन और नेपाल के माओवादियों ने मिलकर फेंका है, इसको भारत और नेपाल दोनों के नागरिक मिलकर काटेंगे भी। और भारत और नेपाल के जो संबंध हैं, जो एक प्रकार से कहना चाहिए, जो संबंध पशुपतिनाथ के आधार पर बने हुए हैं, जो संबंध जगन्नाथ संस्कृति के आधार पर बने हुए हैं, जो संबंध, क्योंकि नेपाल को शिव भूमि भी माना जाता है, जो नाग भूमि भी माना जाता है, जो संबंध इतने प्राचीन हैं, वो संबंध इस प्रकार के क्षणिक जो षड्यंत्र रचा गया है, उस षड्यंत्र के शिकार नहीं होंगे। धन्यवाद।